हाँ? आओ सभी लोग देखो बेटा, टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। देखो बायोट-सवार्ट्स लॉ जो है वो हम लोगों ने समझ लिया था, सबको याद है बायोट-सवार्ट्स लॉ। अब हम लोग को पढ़ना है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस हो रही मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस हो रही मैग्नेटिक फील्ड। बुक लाओ, देखो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करते हैं XY, सही है। इस कंडक्टर से I करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर से I करंट फ्लो कर रहा है, सही है। अब भैया समझने वाली बात क्या है कि इस कंडक्टर से जब करंट फ्लो कर रहा है तो आसपास क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगी? तो इस पॉइंट पे यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल लगा देते हैं बेटा, देखिएगा राइट हैंड थंब रूल, ये करंट, सही है। इस करंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ इट। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। ये बात सबको आ गई समझ में? इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? मान लो बड़ा R, इस पॉइंट Q से बड़ा R। आ गया समझ में? और हमें पूरे के पूरे कंडक्टर की वजह से क्या पता करना है? मैग्नेटिक फील्ड। इस XY कंडक्टर से बड़ा R डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है ये पता करना है, सही है। तो कैसे पता करेंगे? बायोट-सवार्ट्स लॉ का इस्तेमाल करना है। और जब भी बायोट-सवार्ट्स लॉ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक स्मॉल लेंथ वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। देखना यहाँ पे इस कंडक्टर में एक छोटा सा लेंथ वेक्टर ले लो, देखा ये छोटा सा क्या ले लिया? इस लेंथ वेक्टर को कह दो EF, और इस लेंथ वेक्टर की लेंथ क्या है? DL। EF की लेंथ क्या ले ली हम लोगों ने? DL ले ली। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इस लेंथ वेक्टर EF की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे बायोट-सवार्ट्स लॉ से, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल मैग्नेटिक। देखो तो यहाँ की वजह से यहाँ पे और यहाँ की वजह से यहाँ पे हमें पता करनी है मैग्नेटिक। डायग्राम समझ में आ गया? ये EF की वजह से जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करोगे तो E से लेके P तक की डिस्टेंस को क्या ले लो? स्मॉल r ले लो। अब सोचने वाली बात क्या है कि E से लेके F की डिस्टेंस जो है वो P से वेरी कर रही है। EF का हर पॉइंट P के हर पॉइंट से अलग, P पॉइंट से अलग अलग दूरी पे, F वाला ज्यादा दूरी पे है, E वाला कम दूरी पे है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर मार दो। ध्यान देना, ये क्या मार दिया है? EG। इस परपेंडिकुलर को कहा गया EG। बहुत थोड़ा बड़ा और साफ साफ डायग्राम बनाना ताकि क्लियरली समझ में आए। एक परपेंडिकुलर EG मार दिया, सबको आगे समझ में? अब EG के हर पॉइंट के डिस्टेंस जो है वो P पॉइंट से क्या है? सेम। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? पक्का आ गया समझ में? अब इस एंगल को थीटा एंगल कह दो। ये वाला जो छोटा सा एंगल दिख रहा है, ये वाला EFG को एंगल क्या कह दिया? थीटा एंगल कह दिया। इस छोटे से एंगल को D फाई एंगल कह दो, D फाई। और ये वाला जो E है ये फाई एंगल बना रहा है, ये हो गया फाई एंगल। आ गया सबको समझ में? ये पूरा एंगल कह दो फाई 1, ये वाला एंगल क्या कह दो? फाई 2। बोलो डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा जिसको डायग्राम ही नहीं पल्ले पड़ा? एक बार फिर से बोलते हैं। एक XY कंडक्टर कंसीडर किया, इस XY कंडक्टर से I करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट की वजह से इस पॉइंट पे हमें क्या पता करनी है? R डिस्टेंस की दूरी पे।
r डिस्टेंस की दूरी पे। सही है। तो सबसे पहले बायोट सेवर्ट्स लॉ अगर अप्लाई करना है, जो कि होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो हमें dl चाहिए ना, तो हमने एक छोटा सा EF लेंथ वेक्टर कंसीडर किया जिसकी लेंथ कितनी है dl। अब E से लेके F के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी P से डिस्टेंस अलग अलग होगी, इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मारा EG। आया समझ में? इस परपेंडिकुलर EG के हर पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो P से कितनी है, बराबर है। इस एंगल को, छोटे से एंगल को थीटा बोला, इस छोटे से एंगल को d फाई बोला, इसको फाई, इसको फाई 1, इसको क्या बोला, फाई 2। बोलो डायग्राम समझ में आ गया? अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। आप लोग बड़ा और बढ़िया डायग्राम बनाइएगा, आपको समझ में आना चाहिए बैठे, ठीक है। क्या करेंगे अब, सभी लोग बोर्ड पे देखिएगा। पहले तो बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या होता है भैया, डेल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आ गई? सबको आ गई समझ में? इसको रख लेते हैं, अभी काम देगा। अब देखो, इन ट्रायंगल EFG, ध्यान देना, इन ट्रायंगल EFG यहां से देखोगे तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू EG अपॉन EF, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज EF। सही है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू EG अपॉन EF की दूरी कितनी मैंने बताई है, dl। तो यहां से EG की वैल्यू कितनी आ गई, dl साइन थीटा। कोई समस्या? इसको रख दो, काम देगा। इसी तरीके से अब ट्रायंगल ले लीजिए, EFG ले लिया, अब ले लो EPG। इन ट्रायंगल EGP, ये वाला छोटा सा ट्रायंगल है, EPG या EGP जो कह लो। बात समझ में आ रही है? देखिएगा, साइन डी फाई इक्वल टू EG अपॉन EP, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो बात समझ आई? और EP लेंथ कितनी है, EG, और E से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है, R। तो यहां से EG की वैल्यू आ गई R साइन डी फाई। बोलो बात समझ आई? और डी फाई जो है वो बहुत ही छोटा एंगल है। क्या बोला मैंने? डी फाई क्या है, बहुत छोटा एंगल है। अब आप सबको पता होगा कि अगर थीटा वेरी स्मॉल तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के ही बराबर होती है। अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा ही क्या होता है। तो अगर डी फाई बहुत छोटा है तो साइन डी फाई किसके बराबर होगा, डी फाई। यहां से EG की वैल्यू आ गई। बोलो बात समझ आई? अब यहां से EG की वैल्यू और यहां से EG की वैल्यू को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। सही है, इक्वेट कर रहे हैं। तो इक्वेटिंग 1 and 2 dl sin थीटा इज इक्वल टू r d फाई। बात समझ आई? अब इस dl sin थीटा की जो वैल्यू है, इधर देखिएगा, इस dl sin थीटा की जगह रख दो, पुट इन 1, पुट इन 1। यहां dl sin थीटा की जगह क्या लिख दोगे, r d फाई। तो यहां r d फाई रखो भैया। तो डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r d फाई आई अपॉन नीचे क्या बैठा है, r स्क्वायर। एक r से एक r कट गया, डेल बी का क्या फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई डिवाइडेड बाई r। यहां तक बात समझ आ गई? अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है, कहां रह गई श्रेष्ठा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ये EF की वजह से आई है। कितनी दूरी पे, स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पे P पॉइंट से।
अब हम लोग स्मॉल आर को बड़े आर में कन्वर्ट करेंगे। स्मॉल आर को क्या बना देंगे, ताकि इस पॉइंट की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। देखो भैया, इन ट्राइंगल QPE, देखिए QP, ये बड़ा आर बेस है, छोटा आर हाइपोटेन्यूस है। बेस और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन होता है, cos फाई। तो cos फाई इक्वल टू बड़ा आर बाई छोटा आर। तो यहां से छोटे आर की वैल्यू आ गई बड़ा आर डिवाइडेड बाई। अब इस छोटे आर की वैल्यू को उठा के हम इस जगह पे रखेंगे, डेल भी निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। पहले इतना सब कर लीजिए। गलत लिखी होंगी, उसकी फोटो खींची कल लाही का देखेंगे हम। चलो हटा दें। अभी इसके बाद आप कितने पेपर नहीं दिया, सबसे अच्छा तरीका तो यही है। 28 आप बेटा नहीं दिया पेपर ही। आप सामने कितने 27, पीएम की 33। वाह, अब इधर देखो, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए बेटा। अब इस स्मॉल आर की वैल्यू इधर, अंश इस स्मॉल आर की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। तो डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन स्मॉल आर की जगह क्या लिखा, बड़ा आर बाई कॉस फाई, बड़ा आर बाई। तो यहां से डेल बी का फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई डिवाइडेड बाई आर। ये आया सबको समझ में? ये डेल बी का फॉर्मूला बन गया। अब ये इंटीग्रेट करोगे, सुनो बेटा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी। कैसे इंटीग्रेट करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई। सही है? सुनना, डेल बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कांस्टेंट है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन और डी फाई के टर्म्स में कर रहे थे। अब देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। जो कंडक्टर था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, नीचे जो x कोऑर्डिनेट था, मतलब जो x और y था, x वाला पॉइंट P के साथ -φ2 एंगल बना रहा है और ऊपर वाले के साथ कितना बना रहा है, φ1 एंगल बना रहा है। तो हमें -φ2 से लेके कहां तक जाना है, लिमिट लगा दो भैया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, पहले फाई की जगह क्या लिखोगे, φ1 माइनस, फिर फाई की जगह क्या लिखोगे, यस देखो बेटा -φ2। अब इससे माइनस बाहर ले लो, ये प्लस बन जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फाइनाइट साइज आ गया। अब इसके अलग अलग केसेस है, वो हम लोग को पढ़ेंगे, पहले इतना कर लीजिए। -5 नीचे वाला जो x कोऑर्डिनेट था डायग्राम में देखो, तो P पॉइंट के साथ -φ2 एंगल बना रहा है। माइनस क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस को जो y एक्सिस है उसके नीचे है। चलिए तो शांत हो जाओ बेटा। आओ आर्यन देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। इसको हम साफ साफ लिख दे रहे हैं। चलो तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर
साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ये बात क्लियर है? अब इसके अलग अलग केसेस हम लोग को पढ़ने, ठीक है। पहला केस देखो, पहला केस देखो, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये एक्स वाई कंडक्टर के लिए है संकल्प, और ये कंडक्टर संकल्प फाइनाइट साइज का है, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? अब इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया तो क्या होगा, इधर देखना भाई सब लोग। जैसे संकल्प, ये जो एक्स वाई कंडक्टर था संकल्प, कभी कुछ बोलते ही नहीं हो बेटा, बोलो तो यस सर। हाँ, इधर इस पॉइंट को देखो बेटा, डायग्राम को, तो संकल्प ये फाई वन था और ये क्या था, माइनस फाई टू था। सुन रहे बेटा? इधर इधर इधर। अब अगर ये कंडक्टर थोड़ा सा लंबा कर दिया जाए, इधर देखिएगा संकल्प है, कंडक्टर थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो इसी पॉइंट की वजह से क्या फाई वन एंगल बढ़ जाएगा और फाई टू एंगल बढ़ जाएगा, बड़ा हो गया, सही है। अगर इस कंडक्टर को हम और बड़ा कर दें तो फाई वन और बड़ा हो जाएगा, फाई टू और बड़ा हो जाएगा, सही है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि देखो, पहले अगर कंडक्टर छोटा था तो फाई वन कम था, फाई टू कम था। कंडक्टर बड़ा हुआ, फाई वन बढ़ा, कंडक्टर और बड़ा हुआ, फाई वन बढ़ा। कंडक्टर इनफाइनाइट हो जाएगा तो फाई वन 90 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से फाई वन और फाई टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। शाबाश। तो फाई वन इक्वल टू फाई टू इक्वल्स टू क्या कर दिया जाए, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 प्लस 1 तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर इज द फॉर्मूला फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट साइज। नहीं समझ में आया? पक्का लिख लो। हाँ, तो अंश हम क्या कह रहे थे कि जब लिखा करो, जब लिखा करो अंश, तो पूरा का पूरा फोकस लिखने में लगाया करो। इससे क्या होता है, तुम लोग को लिखते समय बहाना मिल जाता है कि चलो बतिया लेते हैं, उसी में कंसंट्रेशन खराब हो जाता है और फिर समझ नहीं आता है और भूल जाते हो घर जाके। लेकिन अगर फोकस्ड आदमी लिखता भी रहे और समझता भी रहे, बात ना करे, तो मजाल है कि वो फेल हो जाए पेपर। फेल क्या, वो बहुत अच्छे नंबर लाए, लेकिन तुम लोग समय का सदुपयोग नहीं करते बिल्कुल भी। बात समझ में आ रही है? हम पवन सर के यहाँ कोचिंग जाया करते थे, तो पवन सर, मिथिलेश सर लास्ट में गए थे पवन सर के यहाँ पढ़ने। न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती थी, पवन सर न्यूमेरिकल्स अच्छे बताते थे, तब पवन सर बढ़िया एकदम पढ़ाते थे। तो भैया 5 से 6 गए हम मिथिलेश सर के यहाँ मैथ्स पढ़ने, 6 से 7 न्यूमेरिकल्स के लिए। जब पवन सर न्यूमेरिकल्स का चले आते थे, जब 7 बजे हम घर की तरफ लौट रहे होते थे तो 15 मिनट मिलता था दोस्त के साथ ये डिस्कस करने के लिए कि आज करना क्या है पढ़ाई में। केवल वो भी बहुत समझदार लड़का, वो दिव्यांश खरे हमारे साथ कल का, बहुत समझदार वो भी मतलब यही पूछता रहता कि आज क्या प्लान है, कैसे पढ़ोगे। तो हम कहते थे कि भैया अभी जाके पहले 15 मिनट थोड़ा रेस्ट, फिर 1 घंटा पढ़ेंगे, 8:30 बजे आएगा तारक मेहता, तो आधा घंटा खाना उसी के साथ खा लेंगे। 9 बजे जो है पढ़ने बैठ जाएंगे, 11 बजे तक पढ़ के अपना सो जाएंगे, 12 बजे तक पढ़ के सुबह 6 बजे उठा रहता था स्कूल के लिए। नहीं गए स्कूल, 6 बजे उठे तो 12-1 बजे तक पढ़ाई की।
सदुपयोग हुआ ना समय का। आप लोग क्या करते हो, पहले यहाँ से जाते समय पूरी लोग पढ़ाई करते हो रास्ते भर में, और आपके दोस्त भी वही कर्म के, है ना, आप भी वही, सेम दोस्त भी वही, तो ये आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो। बात समझ में आ रही है? या कह लो कि आप लोगों को दोस्त खराब मिले, सबके सब नालायक। तो समझदार बनो, और जब घर जाते रहा करो तो ये डिस्कस किया करो कि बेटा अब लाइफ में करना क्या है, घर जाके पढ़ना क्या है। आपस में गाली गलौज करके और मस्त मौसम है ये करने से अच्छा है पढ़ो। हटा नहीं, केस 2 लिखो, फिर बतियाना चाहिए। इतना समझाने के बाद भी दिमाग से यहाँ निकल आता है। इधर देखो, अगला पॉइंट देखो, ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो केस 2 में when point P is exactly in midway between the conductors, when point P is exactly midway between the conductor, दोनों जो कंडक्टर है एक्स वाई उसके बीच में, ये ध्यान देना। और मान लो कितनी दूरी पे है, बड़ा आर दूरी पे है, समझना बेटा। इस कंडक्टर की लेंथ फाइनाइट साइज वाला है, इस कंडक्टर की लेंथ को कह दो एल, सही है। तो बताइए ये एंगल और ये एंगल, ये हो जाएगा 45 डिग्री, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 5-1, ये क्या हो जाएगा 5-2, जरूरी 45 डिग्री ना हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो भैया अब हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे, पहले तो फॉर्मूला हमको पता है, μ0/4 I/r sin φ1 + sin φ। अब अगर बीच में है तो φ1 और φ2 बराबर होगा, ये बात तो क्लियर ही है कि φ1 φ2 बराबर होगा। अब हमको ये देखो, तो ये L/2 हुआ, ये R हुआ, तो क्या ये √r² + L²/4 हुआ? √r² + L²/4 पाइथागोरस से आ गया। तो बताइए sin φ की वैल्यू क्या रहेगी? sin φ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, L/2 अपॉन √r² + L²/, इसका जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा L/√4r² + L², 4 का √2 से 2 कट चुका होगा। नहीं समझ में आया? अब sin φ की जगह ये और sin φ की जगह ये रख के जोड़ देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा μ0/4 पाई I/r, लाइट लो बेटा, sin φ की जगह लिखा L/√4r² + L², और ये भी तो इतना ही होगा, तो इसी को इंटू क्या कर दो, बोलो समझ आया कि नहीं आया? किसको किसको नहीं आया? चलिए ये हटा दें, सबको क्लियर हो गया? चलो अब ये जो टॉपिक बताया है इस पे न्यूमेरिकल्स देख लीजिए आप सब लोग, हैं अच्छे न्यूमेरिकल्स। आओ चलो बेसिक से शुरू करते हैं। पहले तो देखिए, दो कंडक्टर्स हैं, इससे करंट फ्लो कर रहा है 1.5 एम्पियर का, और एक और कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, सही है। इन दोनों कंडक्टर से इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है P, इससे कुछ मेरे ख्याल में चलो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, और इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ये पॉइंट है, ठीक है। तो बताइए इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इस पॉइंट पे क्या निकालनी है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कंडक्टर्स को दो अलग अलग कंडक्टर्स की तरह ट्रीट करके दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए रिजल्टेंट अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट, अगर 90 डिग्री पे है तो पाइथागोरस से काम चल जाएगा।
नहीं समझ पाए? या जो भी एंगल है तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा देंगे। आओ देखो भैया, सभी लोग इधर नजरे बोर्ड पे रखो, बेटा इधर देखिएगा। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, लेकिन इस कंडक्टर की वजह से ये अंगूठा करंट, तो कर्लिंग क्या हो गई? तो इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डाउनवर्ड। इसकी वजह से बताओ, आपकी अंगूठा इधर रखो ऐसे, डाउनवर्ड, इधर भी डाउनवर्ड। अपवर्ड क्यों बेटा? ऐसे देखिए ना, इधर करंट जा रहा है तो इस तरफ तो डाउनवर्ड हुई ना, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वर्टिकली। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो भैया बी, अब ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, क्या इसका साइज कितना है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? आपको कैसे पता? भाई देखो, एक रे और एक क्या कहते हैं इसको, एक लाइन और लाइन सेगमेंट की बात होती है। ये आपकी एक लाइन है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। जब तक बोला ना जाए तब तक ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं। मतलब ये फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट? हाँ, जब तक बोला ना जाए फाइनाइट है तब तक ये इनफाइनाइट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, करंट कहीं से तो घुसा होगा और कहीं से निकल रहा होगा। इतनी जगह पर रुक थोड़ी ना गया होगा करंट, कि अचानक से आया और अचानक से चला गया। तो ये कौन सा वाला केस है? इनफाइनाइट। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई r, और इसका भी फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू बताई थी 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू करंट कितना है ना, और यहां से यहां तक की दूरी 3 इंटू 10 की पावर -2। एक काम करो, इसको 4 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। अरे वो कटेगा ना, समझ आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू i2 की जगह 1.5, और यहां से यहां तक की दूरी 3 इंटू 10 की पावर -2। सही है? तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 1.5, 2 तिया 1.5, 10 की पावर -5 प्लस 10 की पावर -5, 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला का क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, बात समझ में आ गई सबको? अगर मान लो इसी में से किसी एक के करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दे, किसी एक के करंट का डायरेक्शन क्या कर दे, तो अगर करंट का डायरेक्शन इधर से इधर कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो डाउनवर्ड थी वो क्या बन जाएगी? तो एक की डाउनवर्ड, दूसरे की अपवर्ड, दोनों को क्या करोगे? माइनस करोगे, और माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा? तो नेट फील्ड यहाँ 0 हो जाती है अगर किसी एक के डायरेक्शन में क्या कर देते। नहीं समझ में आया? देखो आगे बढ़ते हैं। अभी सभी लोग इसका जवाब देना, मतलब करने की जरूरत नहीं क्वेश्चन, बस ओरली आरुषि बताएंगी ओरली। बेटा 20 एम्पियर का करंट और 10 एम्पियर का करंट, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो आरुषि बताइए मिड पॉइंट पे कहीं पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इन दोनों? हाँ, 0 क्यों होगी? आपकी करंटें अलग अलग है, 20 और 10। सोचिए आराम से, बेटा निकालना पड़ेगा। आओ, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई? सही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जरा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए आरुषि, इसकी वजह से डाउनवर्ड है और ये नीचे है, और इसकी वजह से भी कितनी है? दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ही है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड करके आएगी। कैसे आएगी? ऐड करके आएगी। अच्छा एक और चीज, अगर मान लो ये अपवर्ड होता तो इसकी वजह से इस साइड डाउनवर्ड, तो इस साइड क्या होती? अपवर्ड। फिलहाल डाउनवर्ड इसका करंट। तो दोनों की ही वजह से मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे? प्लस कर दो B1 प्लस, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R2। अब जान गए
I1 दिया है, I2 दिया है, R1 0.1, R2 0.1, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7। बस कर लोगे ना खुद से। आगे बढ़ते हैं। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर ABCD, सही है। इस स्क्वायर से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो बताना क्या है भैया कि सेंटर पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी अगर इस का साइड 1 मीटर है। 1 मीटर का स्क्वायर है, सही है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या पता करनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। बताएं हम, आओ जरा सब लोग नजरें बोर्ड पे रखो, आप लोग। हाँ बोलिए बोलिए। ये करंट है तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ही होगी, ठीक है। इधर करंट है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, चारों वजहों से करंट क्या है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट है ना, तो डाउनवर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। बात समझ में आ रही है। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है चारों की वजह से, किसी एक कंडक्टर की वजह से निकाल लें। सुन रहे हो निखिल? केवल इस वाले कंडक्टर की वजह से संकल्प निकाल लिया जाए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो देखो भैया, हम किसी एक की वजह से निकाल रहे हैं 2 एम्पियर, ये पॉइंट हो गया। अब हमको ये बताइए ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है। ये भी कितना होगा, क्योंकि स्क्वायर है। अब आप सबको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो B इज इक्वल टू 10 की पावर -7, करंट 2, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 0.5, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर -7, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, ये आ गया 8√2, 4√2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। ये तो भैया एक की वजह, टेस्ला क्या है, टेस्ला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, बताई थी मैंने, लिख दो यार, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कहीं नहीं लिखे हो तो लिख लेना, टेस्ला एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, वही टेस्ला है ये निकोला टेस्ला, जिनके नाम पे टेस्ला कंपनी है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। टेस्ला की कहानी सुने हो? टेस्ला उनको कोई दिमाग की बीमारी हो गई थी, वो मर गए बेचारे जल्दी, लेकिन बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट, उनका जो इन्वेंशन था कि ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको किसी साइंटिस्ट ने शायद चुरा उड़ा के अपना दिखा के बता दिया था, निकोला टेस्ला। अरे वो उसमें देखोगे तो मिल जाएगी यार, डिस्कवरी यूट्यूब पे मिल जाएगी निकोला टेस्ला की कहानी। तो हो गया। सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस। एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं, एक टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस, मैग्नेटिक फील्ड इतनी आ गई। अच्छा, इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल विल बी 4 इंटू 4√2 इंटू 10 की पावर -7। सॉल्व कर लेना। सबको क्लियर हो गया? इसी तरीके से देखिएगा, एक
ट्रायंगल ले लो बेटा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल की लेंथ कितनी है हर साइड की? 1 मीटर, वही चीज, ठीक है। इसके सेंट्रॉइड पे, यहां पे आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। क्या लगता है हो जाएगा? कोई एक साइड पकड़ लो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो नीचे वाली साइड पकड़ लो, ये सही है, ये हो गई साइड BC। अब ये आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ये 1 मीटर, करंट जा रहा है 1 एम्पियर, सही है। हमको मेन क्या चाहिए? देखो हमको चाहिए पहले तो ये अगर परपेंडिकुलर यहां से मार दे तो ये एंगल चाहिए। ये एंगल कितना आएगा? हाँ भाई ये 60 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 डिग्री होगा, ये 30, ये 90, तो ये कितना डिग्री हुआ? 60, तो ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 30, ये 30 आ गया, 30 90, तो ये कितना हो गया? तो φ1 और φ2 60 डिग्री हो गए, यही तो होगा φ1 φ2, 60 डिग्री आ गए। तो अब हमें और क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4πI/r sin φ1 प्लस sin φ2 में φ1 φ2 60, I पता है क्या चाहिए? तो r मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी तो हुई, ये कैसे निकालोगे? अब देखो ये tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री देख रहे हो ना, ठीक है ना। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? r अपॉन बेस ये 0.5 होगा, तो 1/√3 इक्वल टू r/0.5, तो r की वैल्यू आ गई 0.5 डिवाइडेड बाई r की जगह लिख दो 0.5/√3। तो मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर -7 इंटू करंट 1, r की जगह 0.5/√3 sin 60 प्लस sin 60। सॉल्व कर लोगे इसको, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल फील्ड आ जाएगी। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? हो तो बताओ कौन सा वाला पार्ट है ना। देखो पहले तो एक लेंथ की वजह से निकालना है, BC की वजह से। ये दूरी r होगी ना, अगर इसको सीधा करके देखो तो, है ना। ये एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, समझे? φ1 φ2 आ गया अपने पास। तुम इसको सीधा करके सोचो ना, 60 कैसे है समझ में? अब तुम यहाँ से तुमको r पता करना है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 30 डिग्री इक्वल टू r बाई आधा 0.5, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लिया नहीं हमने। अगला टॉपिक डालो, बोले हो गया? टॉपिक डाल दो चलो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, हम लोग बायोट-सवार्ट्स लॉ का पहला एप्लीकेशन पढ़ लिए सीधे कंडक्टर की वजह से। अब दूसरा एप्लीकेशन लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर, ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होगा। इससे I करंट फ्लो कर रहा होगा, I आया I गया। इसके सेंटर पे हमें क्या पता करनी है? मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ठीक है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/r, कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये दो टॉपिक, है ना। उस पे नहीं मैं कल कर लेंगे। सबको आ गया होगा समझ में, ठीक है। इतना कर